बस मुल्क मुल्क की सैर करता हूँ और जरूरियात पूरी करने के लिए वो तिजारत कर लेता हूँ जिसे जबरदस्ती स्मगलिंग का नाम देकर मतून कर दिया गया है। हाँ, मैं अपनों की फलाह के लिए खुद को कत्ल कर रहा था और अगर मेरी ये बार बार की मौत किसी के लिए जिंदगी बन जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाता था। दफतन 2 आदमी मेरे पास आ गए। उनमें से एक ने अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। मैं खामोशी से उसे घूरने लगा। खूबसूरत नर्स मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। उसने अपना नरम हाथ मेरी नब्ज पर रखा और मुस्कुराती हुई बोली, अब कैसे मिजाज हैं? मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, ठीक हूँ लेकिन। उसने हमदर्दी से कहा, ज्यादा पी लेना बुरी चीज है और इस कैफियत में ड्राइविंग बेहद खतरनाक होती है। तुमने ये ख्याल तक न किया। मैंने कहा, ख्याल कर लेता नर्स तो ये नौबत ही ना आती। वैसे क्या मैं शदीद जख्मी हूँ? वो बोली, हैरत अंगेज तौर पर नहीं। मेरे ख्याल में तुम उस वक्त कार से निकल आए थे जब कार सड़क के नशेब में उतरी। अगर कार के अंदर ही रह जाते तो शायद ज्यादा जख्मी होते। मैंने पूछा, फिर भी? वो बोली, बहुत मामूली चोटें हैं, बस सर पर जरब लगी थी जिसकी वजह से बेहोशी तवील हो गई। अब अपने बारे में बताओ, कौन हो और तुम्हारे बारे में किसे इत्तला दी जाए? मैं चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इत्मीनान से खातून फिराना का नाम ले दिया। नर्स चौंक पड़ी। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और खामोशी से बाहर निकल गई। मैंने उसके चेहरे के तासुरात खुशगवार नहीं महसूस किए थे। इसका मतलब था कि नर्स फिराना के बारे में जानती थी। वक्त गुजरता रहा, नर्स वापस नहीं आई। अलबत्ता घंटा पूरा होने के बाद दरवाजा खुला और 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें एक डॉक्टर के लिबास में था और 2 सादा लिबासों में थे। वो तीनों मेरे करीब आए। सादा लिबास वालों में से एक ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने इत्मीनान से शहबाज जुल्फी का नाम ले दिया। उसने पूछा, खातून फिराना से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने कहा, बस मैं खातून के न्याजमंदों में से हूँ। उसने पूछा, जख्मी कैसे हुए? मैंने कहा, उनकी कार में था, नशे में होने की वजह से स्टीयरिंग पर काबू न रख सका। दोनों चौंक पड़े। उन्होंने एक दूसरे की शक्ल देखी और फिर एक ने कहा, गलत फहमी हो गई डॉक्टर, ये हमारा ही आदमी है। क्या कैफियत है इसकी? डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आप चाहें तो इन्हें ले जा सकते हैं। और मैं उन दोनों के साथ बाहर निकल आया। एक शानदार लैंड रोवर खड़ी हुई थी जिसमें उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और मैंने तामील की। एक ड्राइव करने लगा, दूसरा मेरे साथ बैठ गया। मेरे पास बैठे हुए शख्स ने कहा, ये क्या हरकत की तुमने? मैं हैरत से उसकी सूरत देखने लगा। कैसी हरकत? बोला, खातून फिराना तुम्हारे साथ थी। मैंने कहा, हाँ, हम दोनों साथ ही थे, लेकिन खातून रास्ते में किसी जगह उतर गईं। उसने मुझे घूरते हुए कहा, खुद उतरी थी। ड्राइविंग करने वाला सख्त लहजे में बोला, जोनस, क्या तुम खामोश नहीं बैठ सकते? मेरे साथ बैठे शख्स ने चौंक कर ड्राइव करने वाले को देखा और फिर खामोश हो गया। उसके बाद उसने कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि लैंड रोवर एक आलीशान इमारत में दाखिल हो गई। मैंने उस इमारत को पहचान लिया। वही थी जहाँ मुझे बेहोश करके लाया गया था। थोड़ी देर के बाद मैं एक खूबसूरत कमरे में दाखिल हो गया जहाँ मादाम फिराना मौजूद थी। मुझे देखकर उछल पड़ी और फिर मेरे अकब में उनको देखने लगी जो मुझे लेकर यहाँ आए थे। उसने मुताज्जिबाना अंदाज में कहा, ये कहाँ से मिल गया? वो बोला, मरीना अस्पताल से मैडम। कहानी ही दूसरी निकली। फिराना बोली, क्या मतलब? उसके चेहरे पर खुशूनत उभर आई थी। वो तेज निगाहों से मुझे देख रही थी। इससे कबल के मुझे यहाँ लाने वाला उसके सवाल का जवाब देता, उसने खुद ही हाथ उठाकर कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं इससे बात कर लूंगी। मैंने किसी कदर शिकायती अंदाज में कहा, मैं जख्मी हूँ मैडम फिराना। वो भारी लहजे में बोली, बैठो। मैं रूठा रूठा सा एक सीट पर बैठ गया। दोनों आदमी बाहर निकल गए और उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बहरहाल अब फिराना को यकीन दिलाने का मसला था और मुझे उसके लिए यकीनी मेहनत करनी थी, क्योंकि उस वक्त के मामलात का इन्हिसार मेरी उम्दा अदाकारी पर था। वो बोली, क्या कहानी है तुम्हारी? मैंने कहा, मैं इस खुश्क रवैये का मतलब नहीं समझा फिराना। उसने रऊनत से कहा, खातून फिराना, मैं बेतकल्लुफी पसंद नहीं करती। मैंने चेहरे पर कबीदगी के आसार पैदा करते हुए कहा, मुझे इन अल्फाज पर हैरत है। उसका चेहरा बज़ाहिर सपाट था, लेकिन आंखें छुपाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आहनी आसाब के लोग जो अपने चेहरे के उतार चढ़ाव पर काबू रखने में माहिर होते हैं और किसी भी हाल में किसी दूसरे को अपनी कैफियत से आगाह नहीं होने देते, अगर आंखों पर काबू पाने का फन सीख लें तो फिर उनके बारे में कुछ मालूम करना सख्त मुश्किल हो जाए। लेकिन इतनी महारत आम लोगों के लिए मुमकिन नहीं है और फिराना भी इसी कमजोरी का शिकार थी। उसके चेहरे पर खिंचाव था, लेकिन आंखें उसकी दिली कैफियत की चुगली खा रही थी। साफ अंदाजा हो रहा था कि उसके दिल में मेरे बारे में तजस्सुस छुपा हुआ है। मैं सरजमीन पंजाब का एक देहाती बज़ाहिर इन गहराइयों के बारे में सोच भी नहीं सकता था।
हम सीधे बेरिया लोग तो बस इंसान की जबान को ही इब्तिदा और इंतहा समझते हैं, लेकिन हालात बाज़ औक़ात वो कुछ सिखा देते हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मुझे जो तरबियत दी गई थी उसने मेरी हिस्सियात को कई गुना तेज कर दिया था और अब मैं इंसान को समझने की महारत हासिल कर चुका था। कम से कम फिराना जैसी औरत आसानी से मुझे धोखा नहीं दे सकती थी, बल्कि मैं उसे अपनी अदाकारी के जाल में फांसने की कुव्वत रखता था। वो मेरे जवाब का इंतजार करती रही। फिर उसने दोबारा उसी अंदाज में कहा, मैं मुंतजिर हूँ। मैंने कहा, किस बात की खातून फिराना? इस बार मेरे लहजे में तंज था। वो बोली, उस रात से अब तक के वाकयात सुनने की। मैंने कहा, एक सवाल करने की जसारत कर सकता हूँ खातून फिराना? वो सवालिया अंदाज में मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, क्या आपके ख्याल में आप किसी तौर से मुझ पर बरतरी रखती हैं? उसने जवाब दिया, बेहुदा और अहमकाना सवाल है। मैंने कहा, सोच लें अच्छी तरह। वो मुझे घूरने लगी, फिर बोली, तुम्हारी बात से गुस्ताखी की बू आ रही है। मैंने कहा, मैं वाकई बहुत बदतमीज हूँ। होटल में आपकी खादिमा ने मुझे कोई मामूली शख्सियत समझकर आपका पैगाम दिया था। मैंने उस पैगाम को ठुकरा दिया। उसके बाद आपने गालिबन मुझे बेहोश करके इगवा करवा लिया। मैं इस बात का एतराफ करता हूँ कि वहाँ धोखा खा गया था, लेकिन उसके बाद। खातून फिराना बेइख्तियार मुस्कुरा पड़ी। हाँ, आगे बोलो। उसके बाद? उसके अंदर फिर तब्दीली पैदा हो गई। अनोखी औरत थी, एक लम्हे में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली। मैं उसके चेहरे के हर तासुर को पढ़ रहा था। मैंने कहा, उसके बाद जब आपके यहाँ मेरी आंख खुली तो मुझे हैरत हुई थी। मैं पुरसहर मौसम से मुतासिर हो गया। उस वक्त मेरे जहन पर आपकी कुर्बत का फसूं तारी हो गया था, लेकिन शराब खाना खराब ने हमेशा मेरी तकदीर के दरवाजे मुझ पर बंद किए हैं। इस बार फिराना के लहजे में इश्तियाक था। बोली, कुछ और तफसील? मैंने कहा, कोई तफसील नहीं। बार बार कस्में खाता हूँ कि नहीं पीऊंगा, लेकिन कहीं न कहीं भूल हो जाती है। बोली, मगर तुम इस कदर मदहोश तो नहीं होते हो? मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, खुदा जाने क्या होता है। वो किसी सोच में डूब गई, फिर एकदम चौंक कर बोली, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, अहमक समझते हो मुझे। मैं जानती हूँ तुम्हारे जहन में क्या है। मैंने झल्लाए हुए लहजे में कहा, मुझे भी बता दो। बोली, तुमने सुबाना में मेरी दावत ठुकरा दी और उसके बाद जब तुमने खुद को मेरे शिकंजे में पाया तो तुम्हारे जहन में इंतकाम उभर आया। तुमने मुझे बाहर चलने का मशवरा दिया जो मैंने कबूल कर लिया। फिर तुमने मुझे एक सड़क पर छोड़ दिया ताकि मेरी इज्जत खाक में मिल जाए। मैंने बौखलाने की अदाकारी करते हुए कहा, क्या मतलब? और बेयकीनी के अंदाज में उसे देखने लगा। वो भी गहरी निगाहों से मुझे देख रही थी, गोया मेरे बारे में राय कायम कर रही हो। बोली, मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो? मैंने कहा, खातून फिराना, बराह करम गलत फहमियों की फजा से बाहर निकल आएं। दुश्मनों की बजाय दोस्तों का अंदाज इख्तियार करें। मुझे कुछ नहीं मालूम कि उसके बाद क्या हुआ। मैं नोशी मेरे हवास पर अजीब तरह असरअंदाज होती है। मेरे शनासाओं का ख्याल है कि पीकर भी मैं उसी तरह नॉर्मल रहता हूँ जिस तरह आम हालात में, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी कैफियत क्या हो जाती है। उसने जहरखंद से लहजे में कहा, इस सिलसिले में भी मेरी मालूमात में इजाफा हो जाए तो बेहतर है। मैंने कहा, शराब मुझसे मेरी खुद एतमादी छीन लेती है। मेरे आज़ा मेरे हरीफ बन जाते हैं। उस वक्त मेरा जहन माऊफ हो जाता है, कुव्वत इरादी नाकारा हो जाती है, हर कैफियत इज़्तिरारी होती है। ये है मेरी बदनसीबी, लेकिन बराह करम आप मुझे थोड़ी सी तफसील बता दें। फिराना ने कहा, शराब पीने के बाद तुमने मुझे खुली फजा में चलने की दावत दी थी। मैंने कहा, आह, नामुमकिन बात थी, क्योंकि मौसम सर्द था, बारिश हो चुकी थी। वो मौसम खुली फजाओं में जाने का नहीं था। वो बोली, बहरहाल मैंने तुमसे ताउन किया। तुम खुद कार ड्राइव करते हुए ले गए थे और फिर मैंने उसकी बात काट कर कहा, जो कुछ हुआ खातून फिराना सब इसी उम्मुल खबाइस के ज़रिए असर हुआ, और शायद जिंदगी में ये मेरा आखिरी अहद है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। वो बोली, मेरी इज्जत मेरे वक़ार को शदीद जर्द लगी है और अब तक मैं यही सोचती रही हूँ कि तुमने मुझसे सोबाना से इगवा किए जाने का इंतकाम लिया था, मेरी बेइज्जती करके। मैं अहमकों की तरह सड़क पर खड़ी थी और अजनबी लोग मुझे देखकर कह लगा रहे थे, मुझ पर आवाजें कस रहे थे। न जाने किसने मुझे यहाँ पहुँचाया था। मैंने कहा, मेरा इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं था। वो बोली, तुम कहाँ थे? मैंने कहा, अस्पताल में। शायद तुम्हारी कार को कोई हादसा पेश आया था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि तुम मेरे साथ इस कार में मौजूद नहीं हो। मैंने होश में आकर सबसे पहला सवाल यही किया था कि मेरी साथी किस हाल में है। तुम अस्पताल की नर्स से इस बात की तस्दीक कर सकती हो खातून? मैंने ऐसे लहजे में ये अल्फाज कहे थे कि वो सोच में डूब गई। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी वजह से मुझे शदीद ज़हनी सदमे से दो चार होना पड़ा। मैं इंतकाम की आग में सुलग रही थी। मैं तुम्हारी बोटियां नोचने से भी दरेग न करती, समझे तुम? मैंने कहा, इन हालात का मुझे अफसोस है और इसीलिए मैं तुम्हारे अल्फाज का बुरा नहीं मानूंगा। जबकि तुम जो कुछ कह रही हो खातून फिराना, वो होश के आलम में मुमकिन नहीं है। यूं करो, पहले तुम अपनी इंतकामी कोशिश कर लो, जब उसमें नाकाम हो जाओ तो हम दोबारा दोस्ताना फजा में बात करेंगे। मैं तुम्हारी सख्तियों को माफ कर दूंगा। वो अजीब निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर यकायक मुस्कुरा पड़ी। बोली, अपने बारे में बड़ी गलत फहमियों के शिकार हो। मैंने कहा, हाँ, कुछ ऐसी ही बात है।
बोली कौन हो तुम और इन गलत फहमियों का पस मंजर क्या है? मैंने कहा इस वक्त इसकी तफसील बेकार है क्योंकि हम दोस्ती की फजा में नहीं हैं। अगर मैं तुम्हारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करता तो उसमें सुबाना की तबाही और उस वेटर की मौत लाजमी थी जिसने तुम्हारी ईमा पर मुझे कॉफी में बेहोशी की दवा दी थी। उसने कहा बहुत खूब, इस हद तक। मैंने कहा इससे भी कहीं आगे, मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ। वो बोली जो कोई भी हो अच्छे हो, वैसे लबनानी नहीं हूँ। मैंने कहा लबनानी ही हूँ लेकिन जिंदगी यहाँ नहीं गुजारी, आवारागर्द रहा हूँ और अब एक तरह से लबनान में अजनबी हूँ। उसने सवाल किया तुम्हारा ताल्लुक फलस्तीनियों से तो नहीं? अब वो नरम पड़ गई थी। मैंने कहा मेरा ताल्लुक सारी दुनिया से है और किसी से भी नहीं। बस फिराना, बोर हो गया हूँ, कुछ करो, बुलाओ उन लोगों को जो तुम्हारी ईमा पर मुझे सजा दें। वो बोली टूट फूट जाओगे और मुझे टूटे फूटे लोग पसंद नहीं। छोड़ो इन बातों को और इत्मीनान से बैठो। उसका अंदाज बदल गया और मैंने दिल ही दिल में वो मारा का नारा लगाया। गोया मेरी अब तक की कोशिशें बराबर हुई थी। मैं खामोशी से गर्दन झुकाकर बैठ गया। अब वो मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रही थी, फिर खड़ी हो गई। फिर बोली इसके बावजूद मैं एक बार फिर तुम्हारे सामने बेवकूफ बन गई हूँ। तुम्हारे बारे में तस्दीक जरूर करूंगी, मुझे इसकी इजाजत दो। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। उसने दरवाजे के पास जाकर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। दरवाजा खुल गया और वो बाहर निकल गई। मुझे तो आना ही उसके पास था, इसलिए अब मैं कोई और हरकत नहीं कर सकता था। अलबत्ता उसके बाहर निकल जाने के बाद उसके बारे में सोचने लगा। तंजीम ने मुझे उसके पीछे लगाया था कि उसकी हकीकत मालूम करूं। हालांकि उस वक्त की बातों से ये अंदाजा हो रहा था कि वो बाअसर और खुद पसंद जरूर है लेकिन ज्यादा ज़हीन नहीं। बाहर सूरत वो जो कुछ भी है, मुझे अपनी ड्यूटी अंजाम देना थी। अलबत्ता इस एहसास से मेरे जहन में चुभन सी हो रही थी कि इसके बाद क्या करूंगा। उस खौफनाक बला से बचना मुश्किल था। हालांकि तंजीम के मकासद पूरे करने के सिलसिले में ये पहला इम्तिहान था और मैं दिलो जान से इस इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार था। तकरीबन 20 मिनट के बाद फिराना मुस्कुराती हुई आई और बेतकल्लुफी से बोली आओ शहबाज मेरे साथ आओ। मैं अपनी जगह से उठकर उसके साथ चल पड़ा। हम उसी कमरे में पहुंच गए जहां मैं पहले भी आ चुका था। उसने खुश दिली से कहा बैठो, ये जगह तुम्हारे लिए अजनबी नहीं। मैंने सर्द लहजे में पूछा मेरे बारे में क्या रिपोर्ट मिली तुम्हें? उसने कहा मुझे कुछ गलत फहमी हुई थी, ज्यादा जख्मी तो नहीं हुए। मैंने कहा नहीं, शायद कार ज्यादा गहराई में नहीं गिरी। वैसे वो कौन सी जगह थी? बोली अरे छोड़ो, इस नाखुशगवार वाक्य को याद करने से क्या फायदा, कुछ खाओगे? मैंने कहा नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बोली पियोगे? मैंने झूठ मूठ कहा बराह करम फिराना, मेरे सामने इसका नाम भी मत लेना। बोली आराम करोगे या कहीं चलना है? उसने कहा और हंस पड़ी। मुझे भी हंसी आ गई। फिर बोली अरे हाँ, ये बताओ तुम्हारा कयाम कहाँ है? मैंने इत्मीनान से अपना पता बता दिया। इसमें कोई उलझन नहीं थी, फवाद से बात हो चुकी थी। बोली तुम्हें अपने सामान की जरूरत तो नहीं? मैंने कहा क्या करूंगा? बोली मेरे यहाँ कयाम नहीं करोगे? मैंने मुस्कुराकर कहा मुस्तकिल। बोली क्या हर्ज है? मैंने कहा मैं तो तन्हा इंसान हूँ, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, कहीं भी रह सकता हूँ। बोली मेरे यहाँ रहो, कोई तकलीफ नहीं होगी, वादा करती हूँ। मैंने पूछा किस हैसियत से? बोली उसका तयन बाद में करेंगे। मैंने कहा इतनी जल्दी तमाम मराहिल तय कर लेना मुनासिब नहीं है फिराना। अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों अजीब से हालात में थे, मुमकिन है आइंदा मैं तुम्हारे मेयार पर पूरा न उतरूं। बोली ओ नो, लोग मुझे खपती कहते हैं। मेरा खप्त ही ये है जब किसी पर एतबार करती हूँ तो आंखें बंद कर लेती हूँ और उस वक्त तक आंखें बंद रखती हूँ जब तक वो मुझे किसी गड्ढे में न धकेल दे। मैंने कहा मेरे ख्याल में ये दानिशमंदी नहीं है। वो बोली क्यों? मैंने कहा ऐसे लोग उमूमन नुकसान उठाते हैं। उसने आंखें बंद करके हंसते हुए कहा मेरी बात पर यकीन करोगे, मुझे नुकसान उठाने में भी लुत्फ आता है। मैंने कहा जाने की इजाजत नहीं दोगी? बोली नहीं। मैंने शाने हिलाकर कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। वो बोली मेरी तरफ से तुम्हारे दिल में कोई कबीदगी तो नहीं? मैंने नफी में गर्दन हिला दी। मैंने गोया अब उसके सामने हथियार डाल दिए थे। गालिबन उसे अपनी इस फतह पर बहुत खुशी हुई थी। मैंने बाकी सारा वक्त उसके साथ गुजारा। इस दौरान में उसने सिर्फ फोन वसूल किए थे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कोई अंदाजा हो सकता। बस हाँ हूँ और ठीक है पर इक्तिफा की थी, लेकिन उसने कम से कम 30 या उससे कुछ ज्यादा ही फोन रिसीव किए थे। मैंने पूछा इतने फोन? क्या तुम हमेशा इतने फोन रिसीव करती हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा। मैंने पूछा कौन लोग होते हैं ये? वो बोली मेरा हल्का अहबाब बहुत वसी है। 80% कॉलें बैरूनी होती हैं और 20% मकामी। इनमें कुछ कारोबारी होती हैं और बाज मेरे दोस्तों की। मैंने पूछा तुम्हारा कारोबार क्या है फिराना? वो बोली इस सवाल के जवाब से कबल मैं तुम्हारे बारे में जानने की ख्वाहिशमंद हूँ। बैरूत में रहकर तुम फिराना से इस कदर नावाकिफ हो, ये बात मेरे लिए एक चैलेंज है कि ऐसा क्यों है। मैंने कहा तुमने खुद कोई अंदाजा नहीं लगाया? बोली कोई खास नहीं।
میں نے کہا میں بتا تو چکا ہوں، لبنان میرا آبائی وطن ہے، لیکن میں نے زندگی کا بیشتر حصہ بیرون ملک گزارا ہے، لندن، پیرس، ہالینڈ، یوگوسلاویا، ناروے، ڈنمارک وغیرہ، لیکن سال دو سال میں کچھ عرصہ اپنے وطن میں ضرور گزارتا ہوں، سکون مجھے یہی ملتا ہے۔ وہ بولی او یہ بات ہے، تب تو ٹھیک ہے، تمہارا کوئی اور عزیز نہیں؟ میں نے کہا بس یوں ہی سر راہ لوگ عزیز بن جاتے ہیں، باقی دشمنوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بولی بہت انوکھے ہو، میں عزیز ہوں تمہیں؟ میں نے کہا نہیں تھی لیکن ہو گئی ہو۔ میں نے بھی منافقت کا کاروبار شروع کر دیا۔ وہ بولی تمہاری ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی خاص نہیں، بس ملک کی سیر کرتا ہوں اور ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ تجارت کر لیتا ہوں جسے زبردستی اسمگلنگ کا نام دے کر متون کر دیا گیا ہے۔ وہ خوشی سے بولی کیا واقعی؟ میں نے کہا کیوں؟ اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ بولی اس لیے کہ میں خود بھی یہی کاروبار کرتی ہوں اور نہایت اعلیٰ پیمانے پر۔ حالات کہہ رہے ہیں کہ ہم طویل عرصے تک دوست رہیں گے، تم تو بہت سی خوبیوں کے مالک ہو۔ بینک بیلنس کیا ہے اس وقت تمہارا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، جو تھا اڑا چکا ہوں، اور پھر ایک آوارہ گرد کا کسی بینک میں کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، میرے بینک لوگوں کی جیبوں میں قائم ہے۔ وہ بولی فکر نہ کرو، میں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا دوں گی، آئندہ تم میرے لیے کام کرو گے۔ میں نے پوچھا تم تنہا یہ کام کرتی ہو؟ بولی ایسے کام تنہا نہیں ہوتے، میرا مطلب ہے اس اعلیٰ پیمانے پر نہیں ہوتے جس پر میں کرتی ہوں۔ ان تمام ملکوں میں میرے کارندے موجود ہیں جن کا تم نے نام لیا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی زندگی میں جمود پسند نہیں ہے، انسان متحرک رہے تو چست رہتا ہے۔ بولی کیا مطلب تمہارا؟ میں نے کہا میرا مطلب ہے اگر تم مجھے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی ہو تو میرے لیے بہتر یہی رہے گا کہ مجھے باہر بھیجتی رہا کرو۔ یہاں بیروت میں رہ کر میں بے شمار اذیتناک احساسات کا شکار ہو جاتا ہوں اور بعض اوقات یہ سوچنے لگتا ہوں کہ انسانی رشتے جب اس انداز میں انسان سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا تصور ہی کیوں قائم کیا گیا ہے۔ یہ میرا وطن ہے لیکن میرا کوئی عزیز یہاں نہیں۔ بس میں تمہیں اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں خاتون فرانہ، بعض اوقات میں انتہائی کربناک احساسات کا شکار ہو جاتا ہوں۔ وہ بولی میرے کاروبار میں شریک ہو جاؤ گے تو نہیں ہوگے، وعدہ کرتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں شاید، تم بلا شبہ ایک مہربان خاتون ہو اور میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہیں۔ میں خود بھی اسی نقطہ نگاہ کا قائل ہوں خاتون فرانہ کہ انسان اپنی پسند کے راستے منتخب کر لے، دنیا خواہ اس کے لیے کوئی نام تراشے۔ وہ بولی بالکل درست کہا تم نے، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم اب تک کہاں تھے، مجھ سے کیوں نہیں ملے؟ میں نے کہا اور مجھے اس بات پر حیرت ہے خاتون فرانہ کہ ہماری ملاقات کیسے ماحول میں ہوئی۔ وہ ہنس پڑی اور میں بھی اسی کے ساتھ ہنسنے لگا۔ تقریباً 10 یا 12 دن گزر گئے۔ میرے نام سے بینک میں ایک بڑا اکاؤنٹ کھول دیا گیا تھا، ایک خوبصورت کار میرے تصرف میں دے دی گئی تھی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ فرانہ مصروف ہوتی تو مجھے آوارہ گردی کی اجازت مل جاتی۔ میں کار لے کر بیروت کی سڑکوں پر نکل آتا اور انسانوں کے ہجوم میں کار دوڑاتا پھرتا، دونوں سم دکانوں اور مکانوں کو دیکھتا جن میں وہ لوگ رہتے تھے جو میرے جیسے نہیں تھے۔ ان کی اپنی دنیا تھی، اپنا گھر تھا، خوش و خرم لوگ اپنے گھروں میں آباد تھے، لیکن پھر یہ تنہائیاں ہی میرے دل میں نئے چراغ جلاتی تھیں۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا اور مجھے بے حد سکون ملتا۔ میں تو جہاد کر رہا تھا، ہاں میں اپنوں کی فلاح کے لیے خود کو قتل کر رہا تھا، اور اگر میری یہ بار بار کی موت کسی کے لیے زندگی بن جائے تو میرا مقصد پورا ہو جاتا تھا۔ اس شام تنہا میں ایک تفریح گاہ میں جا نکلا۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے قلکاریاں مار رہے تھے، میں ان بچوں کو دیکھتا رہا۔ دفتن 2 آدمی میرے پاس آ گئے، ان میں سے ایک نے عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے کہا ہیلو۔ میں خاموشی سے اسے گھورنے لگا، شکل و صورت سے وہ دونوں غنڈے نظر آتے تھے۔ وہ بولا مسٹر شہباز، ایک ضروری کام ہے آپ سے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ وہ بولا خاتون فرانہ آپ کو طلب کر رہی ہیں، کوئی اہم مسئلہ ہے، آپ ان کا یہ نشان دیکھ سکتے ہیں۔ اس شخص نے سرخ رنگ کا ایک کارڈ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا افسوس، میں اس کارڈ سے ناواقف ہوں، بہرحال تم غلط نہیں کہہ رہے، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ بولا براڈ وے ہاؤس میں، پہلے کبھی اس مکان میں گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ میری چھٹی حس نے مجھے بتا دیا تھا کہ کوئی خاص معاملہ ہے، ممکن ہے اس وقت کا بلاوا خاتون فرانہ کا نہ ہو۔ ان لوگوں کے انداز سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے ہر قیمت پر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر میں شرافت سے ان کے ساتھ نہ جاتا تو یقینی طور پر وہ کوئی اور کارروائی کرتے۔ میں خود بھی بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن صورتحال ایسی نہیں تھی۔ میں تو ان کے بارے میں ایک ایک بات جان لینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا میری کار موجود ہے۔ وہ بولا اس کا استعمال اس وقت نقصان دہ ہو سکتا ہے، یہ بھی خاتون کی ہدایت ہے، اسے یہیں رہنے دو، وہ منگوا لی جائے گی۔ میں نے شانے ہلا کر کہا اوہ، کوئی خاص معاملہ معلوم ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، اور میں ان دونوں کے ساتھ اس لمبی کار میں جا بیٹھا جو بے حد خوبصورت تھی۔ کار سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک خوبصورت علاقے میں ایک عمارت کے گیٹ میں داخل ہو گئی جس کا نام براڈ وے ہاؤس تھا۔ پیتل کی ایک بڑی تختی اس نام کی لگی ہوئی تھی۔